ऊपर जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, आपके इल्म में है कि नए साल का आगाज़ हुआ, तो नए साल के आगाज़ के साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब की आवाम के लिए, जो कि 12 करोड़ हमारी आबादी है, 400 अरब रुपया मुख्तस किया उन्होंने हेल्थ कार्ड के लिए। और वो हस्पताल, जिन हस्पतालों में गरीब ख्वाब में भी जाकर इलाज करवाने का नहीं सोच सकता था, वज़ीर आज़म साहब ने, जिससे आपके इल्म में है कि शौकत खानम हस्पताल की बुनियाद रखी थी अपनी वालदा की तकलीफ़ को देखते हुए, और उस वहाँ कैंसर के 70% मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता था। जब अल्लाह ने उनको मौका दिया, पाकिस्तान की आवाम ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, तो उन्होंने हेल्थ कार्ड का इनिशिएटिव शुरू किया, जिससे आज हर गरीब आदमी की जेब के अंदर 10 लाख रुपया सालाना हर ख़ानदान के पास मौजूद है। और ये सहूलत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के पास भी है। वहाँ इसके ऊपर जो है वो अरबों रुपए का बेनिफिट वहाँ की आवाम ले चुकी है, और अब पंजाब के अंदर इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि अब लोगों के लिए ये मुमकिन हो जाएगा कि वो अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल से, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। ये ऐसा मंसूबा है जो दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से हमने जो अपना प्रोग्राम, हमारा एहसास प्रोग्राम है, 260 अरब रुपया हम उसके ऊपर जो है वो ख़र्च कर रहे हैं। और उसके तहत हमने 50,000 स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी हैं। उसी के तहत जो है वो हम 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों की जो है वो कफ़ालत कर रहे हैं, जिनको नकद 12,000 रुपया रकम जो है वो फ़राहम की जाती है। और आपने देखा कि कोरोना के अंदर जिस तरीके से पूरी दुनिया में उस वबा ने तबाही मचाई, पाकिस्तान में भी उसके असरात आए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की दूर अंदेशी, उनकी पाकिस्तान की आवाम के लिए एहसास, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। यही वजह है कि आज हम 250 अरब रुपया ख़र्च कर चुके हैं मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए, और 7 करोड़ लोगों को डबल डोज वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। यही वजह है कि आज जो हमारी एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं, हमारी एक्सपोर्ट में 6 माह में पिछले साल के बनिस्बत 25% इजाफा हुआ है, और 15.25 अरब डॉलर के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी माली साल के पहले 6 माह के अंदर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो सामने आई हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह एक्सपोर्ट में इजाफे का रुझान रहेगा। हम पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बरामदात करेंगे, जो इंशाल्लाह 30 अरब डॉलर से ज़ायद होंगी। आज सनतों की भी रौनकें बहाल हैं, बाज़ारों की रौनकें भी बहाल हैं, और आज जो है वो मुल्क के अंदर हमारी जो ज़रूरी पैदावार है, चाहे वो कॉटन की फसल हो, चाहे वो मकई की फसल हो, चाहे वो गन्ने की पैदावार हो, चाहे वो हमारी चावल की पैदावार हो, वो रिकॉर्ड किसान की जेब के अंदर 400 अरब रुपया जो है वो इजाफी गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं हुकूमत के, चाहे वो लोगों को अपनी छत फराहम करना, उनको अपना घर बना कर देना, वज़ीर आज़म साहब ने पाकिस्तान के बैंकों को पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने पाबंद बनाया। 100 अरब रुपए के कर्ज़े मंजूर हो चुके हैं, 34 अरब रुपया जो है वो तकसीम किया जा चुका है। अब वो लोग जो किराए के मकानों में रहते थे, 15,000 20,000 रुपये किराए के मकान में रहते थे, आज उनका अपना छत बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का मालिक वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो पाकिस्तान की आवाम को बनाने के लिए हालात साजगार बना दिए हैं। बैंक्स जो हैं वो 1 करोड़ रुपये तक घर बनाने के लिए कर्ज़ फराहम करेंगे, और उसकी वापसी 10 साल, 15 साल, 20 साल की आसान एक साथ में करनी है। घर भी आपका अपना होगा, ज़मीन भी अपनी होगी, छत भी अपनी होगी, और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक नया सिस्टम इसके तहत जो है वो कायम हुआ है। और इसके अलावा 10 डैम्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है। इसके अलावा जो है वो पूरे पाकिस्तान को कौमी धारे के अंदर लाने के लिए यकसा तरक्की करवाई जा रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। तमाम सूबों के अंदर तरक्की के यकसा मौक़े जो है वो वफाकी हुकूमत फराहम कर रही है। लेकिन एक ख़ास तबका जिन्होंने पिछले 35-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, और वो तबका जिनको अवाम ने 2018 के इंतखाबात के अंदर बुरी तरह मुस्तरद किया, वो जमातें जो किसी वक्त वफाक की जमातें होती थी, लेकिन वो अपनी नाहलियों, अपनी लूट खसूट,
जाली अकाउंटों, टीटियों और बैरून मुल्क जायदादें बनानों के बायस उनको अवाम ने मुस्तरद किया और सुकड़ के जो है वो एक एक रीजन के अंदर रह चुके हैं। आज वफाक की एक ही जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास हर सूबे के अंदर उम्मीदवार भी है, हर जगह पर पीटीआई का कारकुन भी है और वोट बैंक भी मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो आते हैं, आकर कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, हम जो है वो अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो पिछले 3 साल के अंदर उनको मैं समझता हूँ कि मायूसी हुई है इस हवाले से। यानी कि आप फजलुर रहमान को आप देख लें कि आज उन्होंने कहा जी हम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे। आप 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपका क्विक मार्च होने वाला है। और ये जितना चोरों का टोला है, ये लूट खसूट के चोरी के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। इनका मैं समझता हूँ कि जो आखिरी आरामगाह है वो अडयाला जेल है, और लॉन्ग मार्चेस की जो है वो धमकियाँ ये किसी और को दें, क्योंकि इससे कबल इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, वो लॉन्ग मार्चेस जो है वो शॉर्ट मार्चेस में तकसीम हो गए। और फजलुर रहमान साहब की तो अपने बेटे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। जिन असम्बलियों को वो जाली असम्बलियाँ कहते थे, उसी असम्बलियों से उन्हें सदारत का वोट लेने आए। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, फजलुर रहमान हों, ये तमाम एक सिक्के के रुख हैं। और इमरान खान जिसने सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क कमाई की, अपना पैसा बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आया, जिन्होंने आते साथ वज़ीर आज़म के सवाबदीदी फ़ंड्स को ख़त्म किया, जिनका एक कैंप ऑफिस नहीं है, जिनका कोई रिश्तेदार किसी सरकारी ओहदे के ऊपर मौजूद नहीं है, पिछले 3-3.25 साल पे इमरान खान के ऊपर ये कोई करप्शन का केस सामने नहीं ला सके। आज ये उस इमरान खान को जो है वो चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की आम आदमी के लिए बात कर रहा है, जो आलम इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया का मामला हो, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से मामला हो, आलमी सतह के फोरम्स पे उठाया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ये कामयाबी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरा बिल पास हो गया। सदर प्यूटन जो रशिया के सदर हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया या नमूस रसालत के ऊपर बात करना आज़ादी राय नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है। तो ये बातें आज से पहले ना नवाज शरीफ ने की, ना किसी और ने की। वज़ीर आज़म साहब ने मौसर अंदाज में ये बातें पेश की। कश्मीर का मामला हो, आज मोदी को अंदर से प्रेशर आना शुरू हो गया है। 5 भारतीय अफवाज के साबिक सरबराहों ने, उनके जर्नैलों ने, उनकी अदलिया के लोगों ने मोदी को खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व की उनकी सोच है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने यूएन के अंदर जिक्र किया था, वो हिंदुस्तान पर हावी होती जा रही है। और उसमें मुसलमानों की जो है वो नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है, जो कि हिंदुस्तान की बुनियादों के ख़िलाफ़ है। ये खुला ख़त वहाँ से आया है, और ये वहाँ के आम लोगों ने नहीं लिखा, उन लोगों ने लिखा है जिनकी वहाँ पर एक मौसर आवाज़ है, जो उनकी अदलिया का हिस्सा थे, जो उनकी दिफाई निज़ाम का हिस्सा थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बातें वज़ीर आज़म साहब ने कही हैं, आज दुनिया भी उसके ऊपर कान धर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह हमारी तरजीहात पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करना है। मुश्किलात ज़रूर हैं, कोरोना के बायस हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आलमी सतह की महंगाई का हमें सामना करना पड़ा। वो पेट्रोल जो $40 के ऊपर था वो $82 पर चला गया, वो खुर्दनी तेल जो $400 पे था वो $1300 के ऊपर चला गया, $6 की LNG $40 के ऊपर चले गई, $50 का टन का कोयला जो है वो $200 पर टन के ऊपर चला गया। आलमी सतह के ऊपर अमेरिका के अंदर 40 साला महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, उनकी इन्फ्लेशन 6.4% पे पहुंच गई। बरतानिया, जर्मनी, दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं, वहाँ पर महंगाई की लहर आई, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ। लेकिन हम उसके लिए एहसास डिजिटल राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 करोड़ लोगों को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हम गली मोहल्लों की सतह के ऊपर किरानों को उसके ऊपर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और वो शख्स जो अपनी रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया, जिसमें चीनी, दाल, आटा शामिल है, घी शामिल है, उसके ऊपर हुकूमत जो है उनको 1000 रुपये की डायरेक्ट सब्सिडी फराहम कर रही है। अगर कोई शख्स
इन चीज़ों के ऊपर, ख़रीदारी के ऊपर महीने का जो आम आदमी है, जो 4 से 5 लोगों का घराना है, अगर वो 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च करता है उसके ऊपर, उस ख़रीदारी के ऊपर, तो उसको 1,000 रुपया कम अदा करना पड़ेगा, वो रकम हुकूमत अदा। तो आप पे साबित हुई है। इस कौम ने कतरी ख़त का भी फ्रॉड देख लिया, जाली कैलबरी फंड का फ्रॉड भी देख लिया, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके बाद में फ्लैट्स भी निकल आए। और अब आपने देखा कि एक और तमाशा लगा हुआ है, कभी ये ऑडियो लीक ले आते हैं, कभी जो है ये यहाँ पर जो है वो जाली एफिडेविट्स ले आते हैं, और अदलिया के ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं रहते। इनकी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, टेलीफोन करके जजेस को फैसले लिखवाने का मामला, और इस किस्म के जो एफिडेविट्स हैं, ये वही हदायतकार है जिसने कतरी खत बनाया था। ये उसी हदायतकार ने जो है वो ये जाली एफिडेविट भी बनाया है, जिसका अदालत जो है वो अब मामला आगे लेके जा रही है, फर्द जुर्म भी आगे दायर होने जा रहा है। ये बताइएगा 4 साल हुकूमत में अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला गया है। अपना डॉलर की उड़ान नहीं रोक सकी हुकूमत, पेट्रोल, अपना बिजली, इन सब का बोझ अवाम पे डायरेक्टली पड़ा है। तो इसके लिए पीटीआई हुकूमत देखें, क्या हिकमत बात है, आपने बात की कि महंगाई आलमी सतह का जो इशू है, आप ये बताएं कि गंदम, आटा, चीनी, दाल, ये चीज़ें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं, इस पे कहाँ से आलमी सतह का मामला? जी, मैं अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आपका अवामी सवाल है, और मैं चाहता हूं कि ये मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूं। देखें, जहां कहीं हमारी कमी होगी, जहां कहीं हमारी कोताही होगी, हम खुले दिल से उसे तस्लीम करेंगे। हम अवामी लोग हैं और हमने अवाम में ही जाना है। अवाम के ऊपर मुश्किलात हैं, हमें उसका अदराक भी मौजूद है, लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 1300 रुपये गंदम की स्पोर्ट प्राइस थी, उसको बढ़ा के हम 1800 रुपये के ऊपर लेकर गए। हुकूमत ने जो है वो 1100 रुपये के ऊपर, पंजाब ने ये मेक श्योर किया कि 20 किलो का आटे का थैला लोगों को फराहम किया जाए। और आप देखें कि कराची में वही आटे का थैला 1500 रुपये में बिक रहा है। वहाँ 20-20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाते हैं। नैब ने वो केसेस पकड़े हैं। पंजाब में वो हालत सामने आई। जो गन्ने का काश्तकार है, पहले उसको पेमेंट्स नहीं मिलती थी, उसको पूरा रेट नहीं मिलता था, उसको पेमेंट्स भी वक्त पे मिली हैं, रेट भी उसको जो है वो स्पोर्ट प्राइस से ज़्यादा मिला है। और आपने देखा कि हम चीनी की कीमत को भी जो है वो नीचे लेकर आए हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मद्देनज़र रखें जिस पे बात नहीं होती, लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगा उसके ऊपर, कि सालाना हमारी आबादी में 2.5% इजाफा हो रहा है। 50 लाख लोगों का सालाना इजाफा होता है हमारी आबादी के अंदर। उनकी अशियाए ज़रूरियात भी हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए, उनको नौकरियां भी चाहिए, उनको जो है वो घर भी चाहिए। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के वसाइल के अंदर से उनको जानी है। तो हम सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 30-40 साल का जो निज़ाम इन्होंने बड़ी मेहनत करके ख़राब किया, टूटा फूटे इदारे हमारे हवाले किए, इकानमी का भरकस निकाल दिया। जो आप डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर, मुझे आप ये बताएं कि डॉलर को इन्होंने पानी की तरह मार्केट के अंदर बहा दिया। और इनके अपने वज़ीर उस वक्त मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा था कि फिक्टिशियसली सागडार ने डॉलर को रोक के रखा था। एक ही हल है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं, मुल्क में डॉलर्स आएँ, और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट जो नून लीग 24 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गई थी, उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया था, बल्कि पीपल्स पार्टी, जिसको सबसे निकम्मी हुकूमत समझते थे, उनसे भी नीचे कारकर्दगी थी इनकी, और हम 30 अरब डॉलर के ऊपर उसे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाले साल हैं, मुझे बात मुकम्मल कर लें, उसमें ये हालात ठीक होंगे। यहाँ से बिजली की बात आई थी, तो मुझे आप ये बताएं कि ये वो कौमी मुजरम है जिन्होंने 1967 के बाद, तरबेला डैम के बाद, कोई बड़ा डैम नहीं बना। आज डैम्स के ऊपर तेज़ी से काम क्यों जारी है? क्योंकि इमरान खान उनको फ़ंड वहाँ से फ्राहम कर रहा है। आज आप मोहम्मद डैम आपका इंशाल्लाह 2025 के अंदर मोहम्मद डैम आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपका दिया मिर भाषा डैम 4500 मेगावाट बिजली आएगी, मोहम्मद डैम से 700 मेगावाट बिजली आएगी, दासू डैम से 4600 मेगावाट बिजली आएगी। हुकूमत इन डैम्स को क्यों बना रही? क्योंकि पन बिजली से बिजली सस्ती बनती है। जब आप इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाएंगे, फर्नेस के ऊपर, डीजल के ऊपर, तो वो बिजली आपकी जो है वो महंगी है। या LNG के ऊपर आज $40 के ऊपर जो है वो LNG आपको मिल रही है। दुनिया के जो जहाज़, अगर कोई जहाज़ पाकिस्तान जा रहा है, चाइना जा रहा है, दूसरा मुल्क ज़्यादा रेट देता है, तो वो ज़्यादा रेट दे के उन मुल्कों में जाना शुरू हो गए हैं। ये हालात कोविड के बायस बने, लेकिन हमने फिर भी बेहतरीन हैंडल किया है। बहुत सारे ममालिक के अंदर इससे बुरे हालात हैं। सर, आपका एक सवाल ले लिया जी, इधर ले लेने, फिर आपसे लेते हैं इधर। जी
मैं एक एक करके कर लेता हूं, एक एक करके कर लेता हूं। गवर्नर साहब ने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आपने सब कुछ आईएमएफ की शराइत मांग कर सब कुछ लिख कर दे दिया, जिसकी वजह से ये महंगाई है। बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से ये बिल्कुल माफियाज आपको जो है ना बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल आ गया, आपने गवर्नर साहब का जो है ना वही क्लिप सुना है जो मीडिया ने सुना है, पूरा नहीं सुना। खैर मैं उस पर भी बताता हूँ आपको। जो आपका सवाल था, देखें बुनियादी तौर के ऊपर जब आपने माफियाज को खुली छूट दी हुई थी, सिस्टम कोई मौजूद नहीं था। आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 45 अरब रुपए के जुर्माने किए हैं, उन जुर्मानों के खिलाफ स्टे लिए गए हैं। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कार्रवाई करनी थी, वहाँ इन्होंने अपने लोग बैठाए हुए थे जो आंखें बंद करके बैठे थे। पहली बार शुगर के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम FBR के अंदर इमरान खान लेकर आए। ये रिफॉर्म है। अब आपका कोई सेल टैक्स चोरी नहीं कर सकता। 600 अरब रुपए का तो सेल टैक्स चोरी हुआ है। पहली बार जो है वो जो फ्लोर मिल्स जिन्होंने कोटा लेकर जो है वो खाली मोटरें चलाई हुई थी और आटा नहीं बनाया था, उनसे जो है वो 20 अरब रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा जो अभी आप खाद की बात कर रहे थे, बुनियादी तौर के ऊपर एक पैनिक है। मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, पहला पानी लोगों का जो है वो लग चुका है। लोग अगले पानी की भी जो आज ही ख़रीदारी कर रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि जो खाद है, जो यूरिया खाद है, इसकी आलमी सतह के ऊपर कीमत 11 से 12 हज़ार है। अगर आज हम इंपोर्ट करें, हमने गैस फ्राहम की यूरिया मिलों को, पहले से ज़्यादा पैदावार जो है वो हमने मुमकिन बनाई है। और जो यूरिया आलमी सतह पे मैंने बताया 11,000 12,000 में मौजूद है, वो यहाँ पर उसका कंट्रोल रेट जो है वो 1760 रुपये था। 1800 रुपये 1900 रुपये तक लोगों को जो है वो खाद फ्राहम की जा रही है, उसको हम मुमकिन बना रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ जिन्होंने होर्डिंग की है उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है। लेकिन हमारी अमलदारी पंजाब की हुकूमत तक है, KPK की हुकूमत तक है। लेकिन अगर सिंध की हुकूमत जो है वो ये कहती है कि सिंध में आ जाओ, यहाँ आकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो, यहाँ आकर जो है वो बिलावल माफियाज़ की सरपरस्ती करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सरपरस्ती करेंगे, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों को मिलकर काम करना है। ये नहीं हो सकता कि बाकी सूबे काम कर रहे हों, क्रैकडाउन कर रहे हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पीछे जा रहे हों, बाकी सूबे काम ना करें। तो वो एक वजह है पैनिक के हवाले से। लेकिन इन माफियाज़ को नकेल भी पड़ी है। यही वजह है कि आपको उनकी आहो पकार जो है वो बाज़ औक़ात सुनने को भी मिल रही होती है। साहब आपकी बिरादरी मौजूद है, आप मुल्तान पहली दफ़ा आए हैं, मुल्तान के बारे में आपने अच्छे तासुरात का इज़हार किया है। यहाँ हमारे पास वाहिद TV स्टेशन है, कराची और लाहौर के दरमियान एक TV स्टेशन है। उसकी हालत आप ज़रा विज़िट करके देख लेंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगी क्या है। रेडियो रेडियो पाकिस्तान की यही हालत है। हमारा प्रेस क्लब भी आपकी तवज्जो का मुंतज़िर है। मतलब इस तरह के जो देखें, प्रेस क्लब के लिए भी हाजिर हैं। मुल्तान प्रेस क्लब के लिए तो मैं ऐलान भी करके जा रहा हूँ यहाँ से, जो हमारे भाइयों के तवज्जो से इंशाल्लाह यहाँ पर हम आपको एक डिजिटल स्टूडियो भी बना के देंगे। और जितने हमारे ख़ास तौर के ऊपर जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि जिद्दत का ज़माना आ चुका है। और आपको वो स्टूडियो बना के देंगे जहाँ पर आप अपनी ख़बरें फ़ाइल करने के हवाले से, जहाँ से आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं, जहाँ से आप कोई चीज़ अपने YouTube के ऊपर या डिजिटल मीडिया के हवाले से बनाना चाहते हैं, वो तमाम उसको जो है वो कैटर करेगा। उसके अलावा भी हम आपके मामला देखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर देखें, कुछ हक़ाइक़ हैं। हक़ाइक़ ये हैं कि जब हमें PTV मिला तो PTV 45 करोड़ रुपये नुकसान के अंदर था। आज हम उसे 1 अरब 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर लेकर आए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो 10 साल के अंदर 2000 मुलाजमीन भर्ती कर दिए गए हैं, जिन मुलाजमीन को यानी 2200 मुलाजिम पहले थे, 2005 नून लीग के 5 साल 2008 से 13, 2013 से 18 में 2000 मुलाजमीन जो हैं वो भर्ती किए गए हैं। और जिस अंदाज से भर्ती किए गए हैं वो अब आपके सामने हम एक रुदात क्या रखें। यही हशर नशर जो है वो रेडियो के साथ भी किया गया। तो वो इदारे जो इदारे पाकिस्तान की पहचान है, वो इदारे जो रियासत के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, उन इदारों की जो माली हालत के ऊपर जुल्म किया गया, उनकी आप पेंशन्स देखें, रिटायरमेंट के फंड्स देखें, वो लाइबिलिटीज़ देखें, ये तमाम चीज़ें हमें विरसे में मिली। अच्छा किया आपने ये सवाल किया। अगर सुन लें अगर आप ये देखें कि अगर यही हाल इन इदारों का हुआ है तो मुझे एक बताएं, मैं आपके तवज्जो से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और आपका जब भी किसी उनके रहनुमा से टाकरा हो तो आप उनसे ये एक सवाल पूछें कि पाकिस्तान का कोई एक ऐसा इदारा बता दें जिस इदारे को ये ठीक छोड़ के गए हों। ये तो कहते हैं ना हम बड़े माहिर हैं, वरना 7 से 11 बजे तक देख लें, ये मायूसी ब्रिगेड आगे बैठ जाती है जो मायूसी फैलाती रहती है।
हमने 3 साल के अंदर हमारे हवाले जो पाकिस्तान इन्होंने किया, जो इदारे हवाले किए, ये तो इमरान खान की हिम्मत है कि जो उसको लेके चल रहा है, वरना कोई और हुकूमत इनकी आती तो ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे पहुंचा देते। सहाफ़ी कॉलोनी के लिए हमारे पास जो उसके लिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो सूबाई हुकूमत इसके ऊपर पूरी पॉलिसी बना रही है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इसके ऊपर पूरी पॉलिसी बना रहे हैं, और दूसरा जो हम वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो कोशिश कर रही है, जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग का प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करें। उस हवाले से हमारी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। उस हवाले से हमने जो मुल्क के बड़े प्रेस क्लब से उनको हमने इस हवाले से ऑन बोर्ड भी लिया था, और मुल्तान प्रेस क्लब को भी हम ऑन बोर्ड ले लेते हैं इस हवाले से। उसमें हम आपकी पूरी जो है वो मदद फराहम करेंगे। सहाफ़ी जो है वो हमारा सर का सेहरा है, और वो सहाफ़ी जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि हमेशा आवाम की आवाज़ बनते हैं, हक़ाइक़ को सामने लेकर आते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हम हर मुमकिन इक़दाम जो है वो करेंगे। एक काम आपके बस में है, वो ये है कि पीटीवी मुल्तान की जो नशरियात है और रेडियो पाकिस्तान को, उसको मतलब आप नेशनल वक़्फ़ के साथ लिंक अप सही तरीके से करवा दें। वो हम कर रहे हैं। उस हवाले से हम नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। जो है ना, हाउस एजुकेशन दोनों की नहीं है। दोनों को मुल्तान में नहीं मिलता। यही शिकायत मुझे फैसलाबाद से भी आती है। अच्छा, एक ऐलान और कर दें। एक ऐलान कर दें, इंशाल्लाह प्रेस क्लब को मैं 16। नाज़रीन, वज़ीर मुमलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। अहम कदम हो गया। देखें, बिलावल के बारे में मैं क्या कहूँ। बिलावल के जो वाले साहब हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की टारगेट किलिंग कर दी है। जो पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जो एक वफाक की अलामत थी, पार्टी थी, जिसे बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर कहते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने बिलावल को ये पहले भी मशवरा दिया है कि उनको चाहिए वालिद का एहतराम ज़रूर करें, वालिद साहब को घर बैठाएँ, सियासत से अलहदा करें, उनका साया अपने सर से ख़त्म करें, फिर पता चले कि भुट्टो का चेहरा भी सामने नज़र आए। अगर वो जरदारी की करप्शन के ही वारिस बन के बैठे रहेंगे तो फिर तो मैं उन्हें बिलावल जरदारी ही कहूँगा, और फिर पाकिस्तान की आवाम को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और मैं कहता हूँ कि उनको पंजाब की फ़िक्र छोड़नी चाहिए। उनको 2023 के अंदर जो है वो सिंध की फ़िक्र करनी चाहिए। जो उन्होंने वहाँ आवाम का हाल किया है, बुरा हाल है वहाँ पर। टैंकर माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़, लूट मार, जो वहाँ पर इस वक्त बैड गवर्नेंस की हालत है, वो 13 साल से जो है वो चीख चीख के कह रही है कि पीपल्स पार्टी से जो है वो हमारा छुटकारा दिलवाएं। बहुत शुक्रिया।